वेलकम टू एजुकेशन जोन। एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम इतिहास पढ़ा रहे हैं। इतिहास में हमने पहले टॉपिक किया हुआ था, एक जो स्टोन एज है वो किया था। आज उससे आगे की क्लास देखते हैं हम। आज हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या जानकारी मिलती है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो सारा कुछ देखेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता थी क्या थी, कहाँ से आई, क्या आई, इसके बारे में सारा डिस्कस हम करेंगे। तो देखो, पहले बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका जो विकास हुआ वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक किया। इसका विकास क्रम या इसका कालक्रम माना जाता है। मेनली अनेक इतिहासकार या अनेक बुक्स इस चीज के बारे में अनेक अनेक चीजें देते हैं। कोई कभी इसका काल विकास या फिर कहते हैं कि इसका विकास, इसका टाइम पीरियड अलग अलग मानते हैं। लेकिन जो कार्बन डेटिंग पद्धति के अकॉर्डिंग इसका जो क्रमिक विकास माना गया है, इसका विकास माना गया, वो माना गया 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक का इसका कार्यक्रम या समय माना गया है। देखिए, इसे सिंधु सभ्यता ही क्यों कहते हैं, इसके लेकर जानकारी देंगे। यह जो सभ्यता है, सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। अब इसे सिंधु के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि इसका जो पहला स्थल था या इसका खुदाई का जो पहला स्थल था वो हड़प्पा मिला था। हड़प्पा पे सबसे पहले खुदाई की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता पे कहा जाता है। इतिहास में ये माना जाता है कि कोई भी अगर नई सभ्यता मिलती है, उसका उत्खनन या उसके बारे में जिस सबसे पहले साइट से पता चलती है, उस साइट के हिसाब से या उस साइट के अकॉर्डिंग उसका नाम या उसका नामकरण कर दिया जाता है। इसलिए हम सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा जो पहला स्थल था इसका, हड़प्पा पहला स्थल मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, चार्ल्स मेसन जो थे, एक अंग्रेज अधिकारी जो थे, इन्होंने सबसे पहले 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी थी। और 1921 ईस्वी में जो तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में इस हड़प्पा स्थल की खोज करवाई। और इस हड़प्पा की जो खोज हुई वो हुई 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई। दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई। अब देखते हैं कि इस सभ्यता का जो विकास है या ये सभ्यता कहां कहां तक फैली हुई है। अगर बात करें तो इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है या सबसे जो नॉर्दर्न एरिया है, वो हमें इस सभ्यता का जो नॉर्दर्न एरिया या उत्तरी जो सिरा मिला हुआ है, वो जम्मू कश्मीर के मांडा में मिला हुआ है, जो चिनाव नदी के किनारे है। सबसे ऊंची ऊपरी जो एरिया है वो ये है। और सबसे दक्षिणी हिस्से की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे वो प्राप्त हुआ है। और पूर्व में आलमगीरपुर, यूपी का आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, वो मिला है। अगर पश्चिम की सीमा की बात करें तो जो बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान का सुतका के डोर, ये स्थान मिला हुआ है। तो मेनली इसकी जो अगर आकार कहें तो ये इस टाइप से बनी हुई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता मिला हुआ है वो हमें त्रिभुजाकार आकार में मिला हुआ है नहीं त्रिभुजाकार आकार, लेकिन आलमगीरपुर इतना दूर होने के कारण, थोड़ी सी दूर होने के कारण इसको हम त्रिभुजाकार कह देते हैं। त्रिभुजाकार आकार में ये हमें मिला हुआ है। तो बात करते हैं आगे, इसकी सीमा की बात तो कर दी हमने। अब देखते हैं इस हड़प्पा में जो स्थल मिले थे, जो कुछ उत्खनन पर, खोज करने पर या फिर खुदाई से हमें अनेक स्थल मिले थे, उनमें से देखते हैं प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। करते हैं, सबसे पहले जो स्थल मिला था हमें वो हड़प्पा मिला था। हड़प्पे की बात करते हैं। हड़प्पा जो इसकी खुदाई की गई थी वो 1921 में की गई थी। ये इसकी खुदाई जो की गई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में, यह रावी नदी के तट पर वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में अवस्थित है। और यहां से हमें
निम्न वस्तुएं मिली है। जैसे एक विशाल स्नानागार मिला हुआ है, एक श्रमिक आवास मिला है। विशाल स्नानागार मतलब जो कार्यक्रमों के लिए या फिर अनेक चीजों के लिए, अनेक पर्वों के लिए यूज किया जाता था स्नानागार का। और श्रमिक आवास मिला हुआ है, लकड़ी का एक ताबूत मिला हुआ है, और एक RH-37 कब्रिस्तान मिला हुआ है। ये चीजें हमें यहाँ से मिली हुई है। अब बात करते हैं अगली जो साइट है, उस साइट की बात करते हैं। अगली साइट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है यह हड़प्पा सभ्यता का एक साइट है जिसकी खुदाई की गई थी, जिसकी खुदाई 1922 में की गई। इसकी खुदाई जो की गई राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में, यह वर्तमान जो है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही बताया गया है कि मृतकों का टीला है। मृतकों का जो एक टीला होता है उसे मोहनजोदड़ो कहा गया है। यहाँ से हमें निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, जैसे पुरोहित आवास, अन्नागार, स्नानागार, घर में कुएं, आदि शिव की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, चौड़ी सड़क। देखिए अगर हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा में हमें क्या मिला है, वहां श्रमिक आवास मिला है, यहाँ हमें पुरोहित आवास मिला है। वहां अन्नागार नहीं मिला, यहाँ अन्नागार मिला। विशाल स्नानागार वहां भी मिला है, यहाँ भी मिला है। यहाँ लेकिन प्रत्येक घर में या घर में जो है कुएं बनाए गए हैं, और इसी के साथ जो शिव है, आदि शिव है, उनकी मूर्ति मिली हुई है। और बात करेंगे तो कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति मिली है। और जो सड़क है वह सबसे चौड़ी सड़क हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली हुई है। सबसे चौड़ी सड़क जहां मिली है वह मोहनजोदड़ो स्थान से सबसे बड़ी सड़क हमें प्राप्त हुई है। अगली साइड देखते हैं, लोथल मिला है। लोथल की बात करें तो इसकी जो खुदाई की है वो असार राव के द्वारा की गई। यह गुजरात में भूगवा नदी के तट पर अवस्थित है। तो यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है, पहली चीज बात करेंगे, मेन इंपोर्टेंट है, ये जो है एक बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो एकमात्र बंदरगाह था वो कौन था, लोथल था। यहाँ से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले हुए हैं। और यहाँ से ये जो है घरों के दरवाजे जो है सड़कों की ओर खुलते हैं। मेनली अगर नए नगर नियोजन की बात करें तो आगे आएगा टॉपिक में नगर नियोजन। नगर नियोजन में देखोगा सिंधु घाटी के सभ्यता की जो अधिकांश सभ्यता है या फिर अधिकांश साइटें मिली है वह मुख्य सड़कों पर उसके दरवाजे न खोलकर बैक डोर पर खुलता है, बैक साइड पे खुलता है। लेकिन लोथल एक अपवाद है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। और यहाँ मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमें मनके बनाने का कारखाना भी मिला हुआ है। अगली साइड देखते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में पड़ता है, या कहेंगे कभी कभी चीजें मिलने लगती है। कालीबंगा जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खुदाई जो है वी के थापर और बीबी लाल के द्वारा की गई थी। काली का बंगा का मतलब है काली मिट्टी की चूड़ियां। काली मिट्टी की चूड़ियों को ही कालीबंगा कहा गया है। काली मतलब काली, और बंगे का मतलब बंगा मतलब बेंगल, चूड़ियां, काली मिट्टी की चूड़ियां। और यहाँ से जो चीजें हमें प्राप्त हुई है वो देखते हैं। सबसे पहले तो जुते हुए, हल से जुते हुए खेत मिले हैं, अलंकृत ईंट मिले हैं, ईंटों में कुछ नक्काशी की गई, कुछ डिजाइन की गई, वो ईंट मिले हैं, एक हवन कुंड मिला है, और काले रंग की चूड़ियां यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा से हमें इतनी चीजें प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं कहाँ से क्या चीजें मिली है। चंदुआड़ो। चंदुआड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में ही एक क्षेत्र है। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जिस पर कोई किला नहीं बना है या दुर्ग नहीं बना हुआ है, या दुर्गीकरण इसका नहीं हुआ है, चार दीवारी नहीं हुआ है। और यह औद्योगिक शहर था। कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला औद्योगिक शहर था जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। यहाँ से हमें मेनली लिपस्टिक मिली है, शीशा मिला है, मनके और गुड़ियाएं मिली है, और कुत्ते और बिल्ली के पैर के निशान मिले हुए हैं। इतनी चीजें हमें यहाँ से देखने को या मिले हुए हैं। अगली साइड की बात करते हैं। अगला जो है रोपड़। रोपड़ की बात करते हैं। इस जगह की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह पंजाब में सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ है, पंजाब में अवस्थित है। यहाँ से हमें जो मिले थे, एक तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है।
अगर बात करें तो जो हमें स्टोन एज में मिला था या पाषाण काल में मिला था, पाषाण काल में बुर्ज होम एक जगह थी जहां से मानव और कुत्ते के साक्ष्य मिले थे, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहेंगे तो यहाँ से हमें मिले। और दूसरा तांबे की कुल्हाड़ी हमें मेनली यहाँ से मिले हुए हैं। कौन कौन सी चीजें मिली है रोपड़ से हमें? एक यहाँ से हमें कुत्ते और आदमी को दफनाए जाने का या कहेंगे युगल समाधान का साक्ष्य मिला हुआ है। दूसरा हमें तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। अगली साइड देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी वर्तमान हरियाणा में है। इसकी खोज अमरेंद्र नाथ ने की थी, वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास है। यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ी साइट जो है सिंधु सभ्यता की राखी गढ़ी है। बताया जाता है कि राखी गढ़ी में वर्तमान में भी इसमें जो है खुदाई करने पर लंबे लंबे गांव या कुछ ना कुछ साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो रहा है। यहाँ से देखते हैं क्या क्या चीजें हमें मिली है, प्राप्त हुई है। यहाँ से मिट्टी का पहिया मिला हुआ है, मिट्टी के खिलौने मिले हुए हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली है, अग्नि वेदिकाएं जहां पर अग्नि जलाई जाती थी, और बेलनाकार मुहरें मिली है। बेलनाकार मुहरें यहाँ से हमें दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक स्थान है धौलावीरा, जो जिसकी धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। यह गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से मेनली हमें एक स्टेडियम मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? स्टेडियम मिला हुआ है। अगली बात करते हैं सुरकोदड़ा। सुरकोदड़ा की बात कर रहे हैं। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाई थी। वर्तमान में यह भी गुजरात में स्थित है। और यहाँ से जो मिला था हमें, यहाँ से घोड़े के हड्डियों का प्रथम साक्ष्य, यहाँ घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। अब अगली बात करते हैं, अगली साइड देखते हैं कौन सी साइट है। अगली की बात करते हैं, ये तो होगी हमारी लगभग इतनी साइटें होगी, और भी अनेक साइटें थोड़ा आप देख लीजिएगा अनेक साइटें कौन कौन सी है। अब अगला टॉपिक जो इसी में हम देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ का जो जीवन था या वहाँ का रहन सहन था, सामाजिक जीवन कैसा था वो देखते हैं। तो देखिए किसी भी सभ्यता का अगर अध्ययन करना है, वहाँ के सामाजिक जीवन, वहाँ का राजनीतिक जीवन, वहाँ का आर्थिक जीवन, इसी पे डिपेंड करता है कि वहाँ का समाज या वो सभ्यता कितनी डेवलप थी या कैसे थी। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, सामाजिक जीवन पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। इसका मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, यहाँ पर मुखिया जो हुआ करती थी वो माता थी। हालांकि माँ बाप सभी होते, लेकिन माँ जो थी यहाँ पर मुखिया के तौर पर घर में रहती थी या घर का जो देखभाल करते थे वो माँ करते थे। महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ का समाज जो था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। यहाँ का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला जो समाज था वो था विद्वान वर्ग का। इस वर्ग में पुजारी वर्ग, शिक्षक और अन्य ज्ञानी लोग शामिल हुआ करते थे। जो विद्वान वर्ग था या विद्वान लोग थे, या फिर कहेंगे जिसमें से पुजारी आते थे, शिक्षक आते थे, ज्ञानी लोग, ये शामिल थे। दूसरा वर्ग जो था वो था योद्धा वर्ग। योद्धा वर्ग को बात करेंगे, इस वर्ग में सैनिक वर्ग आता था, सुरक्षा कर्मी आता था, क्योंकि इनके काम ही है कि देखभाल करना, लोगों की देखभाल करना। इसलिए क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए युद्ध होते हैं, अन्य पड़ोसी राज्य कुछ आक्रमण करते हैं, तो रक्षा के लिए यही है सैनिक वर्ग। तीसरा वर्ग जो था वो था व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग। व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, इसमें व्यापारी वर्ग आता था, कारीगर आता था और शिल्पकार शामिल था, जो कुछ ना कुछ क्रिएशन या फिर कुछ नई चीजें या चीजें बनाने का कार्य करता था। अगला और लास्ट वर्ग जो था श्रमिक वर्ग था। इस वर्ग में मजदूर और सेवक शामिल होते थे। कौन कौन से होते थे? मजदूर और सेवक वर्ग शामिल होते थे। अगली बात करते हैं, यहाँ जो समाधान सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो, अगर भोजन की बात करें तो सिंधु घाटी के लोग भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। इसका मतलब है उन्हें चाहे मांस मिले या फल फूल सब्जी जो भी मिले वो खा लेंगे। अनाज, फल, सब्जियां, मांस, मछली सभी ये लोग खा लेते थे। ये सर्वहारा वर्ग था। सर्वहारा मतलब जो भी मांस मछली जो भी मिले या सब्जी मिले वो चीज खाने वाले थे। अब यहाँ के समाधान प्रणाली की बात करते हैं, जो यहाँ की सभ्यता को विशिष्ट बनाती है। समाधान प्रणाली का मतलब है हम शवदाह अंतिम संस्कार कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। अंतिम संस्कार में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना जो अंतिम संस्कार है वो 3 तरीकों से करते थे। पहला तरीका है पूर्ण समाधान। इसका मतलब है कि मृतकों को कब्र में दफनाने की प्रक्रिया।
जो आज के डेट में हम कहते हैं कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में चलता है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में चलता है, वो है पूर्ण समाधान या दफनाने की प्रक्रिया, जिसे उस समय पूर्ण समाधान कहा गया। आंशिक, दूसरा है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में शरीर को, जो मृतक शरीर है उसको जंगलों में छोड़ दिया जाता था, जंगलों में छोड़ दिया जाता था, जहां पशु पक्षी या जो अन्य जानवर है, जंगली जानवर, उसके मांस को खा लेते थे। उसके बाद जो हड्डियां बची हुई थी उस हड्डियों को दफना दिया जाता था, उन हड्डियों को दफना दिया जाता था, इसलिए इसे आंशिक समाधान कहा गया। और थर्ड नंबर में दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब है मृतक को जलाने की प्रथा, जो हिंदू धर्म में भी देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में दाह संस्कार होता है और ये वहां पर देखने को हमें मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने समाधान की प्रक्रिया देखी, समाधान के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में नगर नियोजन या कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है नगर प्रणाली या नगर नियोजन किस प्रकार का था वो देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है सबसे प्रमुख विशेषताएं या विशेषता इसका है, ये अद्वितीय नगर नियोजन था। इस सभ्यता के नगरों को अत्यंत ही योजनाबद्ध सिस्टमेटिक ढंग से बसाया गया था और जिसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। ये पहली विशेषता है जाल पद्धति पर आधारित था। जाल पद्धति मतलब ग्रिड पद्धति पर आधारित था। इस पद्धति पर अगर बात करेंगे तो ऐसे सड़कें चौकोर पर काटती थी, ये जाल पद्धति है। ग्रिड पद्धति है, बराबर सभी में स्पेस एक जैसी है, ये जाल पद्धति है। सिंधु सभ्यता के लोग सड़कों पे एक दूसरे को, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी के नगरों के सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे पूरा नगर जाल के आकार का प्रतीत होता था। यहाँ की सड़कें देखिए, दूसरी सड़कें काफी चौड़ी हुआ करती थी और सीधी भी। सड़कों के दोनों तरफ मकान बनाए जाते थे सड़क में। अब अगली बात करते नालियां। सिंधु सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली अत्यंत उन्नत थी। यहाँ से घरों को पानी या पानी को नालियों के माध्यम से शहर से बाहर भेजा जाता था और नालियां पूरी ढकी हुई थी, जिससे सफाई बनी रहती थी। अगली बात करते हैं यहाँ के मकान। मकान आमतौर पर 2 मंजिला हुआ करते थे। मकानों में आंगन, रसोईघर, स्नानागार, शौचालय, सभी कुछ आधे मकानों में कुएं भी होते थे। तो ये तो था नगर नियोजन में मेनली किस आधार पर यहाँ की सड़कें बनी हुई है, जाल पद्धति पर बनी हुई है। सड़कों का निर्माण जो है वो बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और सड़कों में जो गलियां हैं वो गलियों में भी लगभग सड़कें खूब चौड़ी हुआ करती थी। गलियों में इतनी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी जो कि आज के डेट में हमारे जो मेन सड़क है, हाईवेज है, वो तक नहीं दिखाई पड़ती, उतनी चौड़ी तो इनकी गलियां हुआ करती थी। और नालियों की बात करते हो, नालियां सिस्टमेटिक ढंग से बसी हुई थी और नालियां प्रॉपर रूप से ढके हुए थे। आगे बाहर जाकर नालियां जो घरों से, सड़क से बाहर दूर बनाई जाती थी, दूर तक, और वहां चैम्बर बनाया था, वहां से वेस्टेज निकाल के पानी आगे को फ्लो कर दिया जाता था। अब देखने को मिलता है यहाँ की जो मकान है वो आमतौर पर 2 मंजिला बताई गई है। मकान जो है 2 मंजिला हुआ करते थे, जिसमें आंगन, रसोई घर, स्नानागार और शौचालय आदि हुआ करते थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन की बात करें तो नगरों में सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया गया, जैसे अन्नागार। अन्नागार मतलब वेयर हाउस, स्नानागार और सभागार यहाँ पर देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं विशेषताएं में। दुर्ग। नगरों का जो नगरों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से, नगर को चारों तरफ से दीवारों के माध्यम से घेर लिया जाता था, जिसे दुर्ग कहा जाता था। दीवार के ऊपर बुर्ज बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन अत्यंत प्रभावशाली था। यह उस समय की उन्नत तकनीक और योजना कौशल का प्रतीक था। इस प्रकार नगर नियोजन प्राचीन विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। जैसा नगर नियोजन इंडस वैली सिविलाइजेशन में या भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई पड़ती है, वो अन्य इसके पैरेलल चलने वाली कई भी अन्य जो सभ्यताएं हैं उसमें देखने को नहीं मिलती इतनी उन्नत तकनीक। अब बात करते हैं इस नगर नियोजन का पतन कैसे हुआ या ये समाप्त कैसे हुई, इस नगर नियोजन के बारे में कहते हैं। अगर बात करें तो इस सभ्यता के कारणों के बारे में या पतन के कारणों के बारे में जो इतिहासकार हैं या पुरातत्ववेता हैं उसमें मतभेद है, उनमें मतभेद है। हालांकि कुछ संभावित कारण इस प्रकार है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ विद्वान बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही इस
सभ्यता का विनाश हुआ था या इस सभ्यता का पतन हुआ था, जिसमें से कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे कृषि और व्यापार प्रभावित हुआ और धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा बताते हैं कि नदी मार्ग का परिवर्तन। ये सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी, मेनली सिंधु सभ्यता के किनारे बसी हुई थी। सभ्यता में सिंधु सभ्यता में मार्ग में परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था। नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण कृषि योग्य भूमि कम होगी और सिंचाई की समस्या पैदा हो गई, और जिसकी वजह से धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो गया। अब अगली बात करते हैं, अगला विद्वान, कुछ विद्वान कहते हैं कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ था वह बाह्य आक्रमणकारियों के द्वारा। इतिहासकार का मानना है कि आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, हालांकि इस मत से पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये भी विद्वान कह रहे हैं। अगली बात देखते हैं, महामारी। ऐसा माना जाता है कि किसी महामारी के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ था, हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, अगली बात कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी इस सभ्यता को नुकसान पहुंचाया जा सकेगा या पहुंचा होगा, ये संभावनाएं इतिहासकार व्यक्त करते हैं। और इसी संभावना के कारण कहते हैं कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ था प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही इस सभ्यता का भी विनाश हुआ था। हालांकि इन सभी कारणों को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है। संभव है कि इस सभ्यता के कारणों के संयोजन के कारण ही सभ्यता का पतन हुआ था। ये तो थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ चर्चाएं, और जानकारी कैसी लगी बताना। थैंक यू देखने के लिए।